हाँ जी, तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने सेक्शन 49 तक कर लिया था। अब सेक्शन 50, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रॉमिस। ठीक है, तो इसकी वर्डिंग क्या है? The performance of any promise may be made in any manner or at any time where the promisee prescribes or sanction। तो हमने प्रॉमिस को परफॉर्म मतलब प्रॉमिसर ने कैसे परफॉर्म करना है? जैसे कि प्रॉमिसी ने जिस टाइम पे उसको करने के लिए कहा है और जिस मैनर में करने के लिए कहा है, तो वैसे ही प्रॉमिसर को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा। फाइन। अब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के केस में परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट इसमें करेंगे, चंक में करेंगे। ये सेक्शन 51 से लेके 58 तक रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से डील कर रहा है। तो सेक्शन 51 क्या कह रहा है? प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। अब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं? हमने पहले क्या था, मान लीजिए ए एक प्रोमिसर है, ठीक है, और यहाँ पे बी प्रोमिसी है। तो इनमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब जो भी प्रॉमिस वगैरह जो भी हुआ है, सॉरी प्रॉमिस है। अब जब बी ने एक्सेप्टेंस दी थी, उसने एक्सेप्टेंस के साथ अपनी तरफ से एक प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस को ऑफर मतलब एक प्रपोजल दिया था, तो जिसको ए ने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक तरीके से रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या हो गए? क्रॉस ऑफर्स हो गए। ठीक है, अगर क्रॉस एक्सेप्टेंस भी हो जाती है तो फिर वो क्या बन जाते हैं? रेसिप्रोकल भी। मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, उसके बदले में तुमने ये काम करना है। तो अब प्रॉमिसर वहां पे बाउंड नहीं है। अगर जो प्रॉमिसी है उसने अपने वाला प्रॉमिस पूरा करने के लिए, अगर मान लीजिए ए ने यहाँ पे बी को ऑयल सप्लाई करना है, ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल सप्लाई करना है, और बी जो है वो ग्राउंडनट का मर्चेंट है। तो अगर बी अपने बिहाफ पे ए को ग्राउंडनट की सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां पे ए भी बाउंड नहीं है कि वो अपनी तरफ से जो उसका प्रॉमिस है वो परफॉर्म करे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो दोनों ही पार्टीज कहती रहेंगी कि आप पहले करो, या यहाँ पे रेडी एंड विलिंग वर्ड यूज किया है। ठीक है, एक पार्टी अगर रेडी एंड विलिंग नहीं है परफॉर्म करने के लिए, तो दूसरी बाउंड नहीं है। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन वही कि अब ऐसा है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस को क्या होगा, भी कौन सा प्रॉमिस पहले पूरा करना जरूरी होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, उसके रिगार्डिंग सेक्शन 52 क्या कह रहा है? वेयर द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट मैनर, एंड where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of transaction required। ठीक है, अगर तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में हमने स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई ए ने पहले पूरा करना है फिर बी करेगा, तो फिर वो ऑर्डर होगा जो हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर लिया। अगर हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज पहले जानी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे ए ने ऑयल सप्लाई करना है, बी ने उसको ग्राउंडनट सप्लाई करनी है, तो अगर उसके पास ग्राउंडनट होगी तभी वो उसका ऑयल दे पाएगा ना। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या कह रही है कि पहले बी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा, उसके बाद ए को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा कि क्या पहले परफॉर्म होना चाहिए। थर्ड है, सॉरी नेक्स्ट है 53 सेक्शन क्या कह रहा है? लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट।
इफेक्ट। अब मान लीजिए कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको पूरा करना एक पार्टी की लायबिलिटी है, ठीक है, उसने पूरा करना है, लेकिन दूसरी पार्टी उस चीज को पूरा होने देने से रोक रही है किसी भी तरीके से, तो उस पार्टी की जो रोक रही है उसकी क्या लायबिलिटी होगी, वो सेक्शन 53 में बताई गई है। वो क्या कह रहे हैं, where a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensation from the other party for any loss which he may sustain in consequence of non-performance of contract। ठीक है, तो अब जो पार्टी रोक रही है और जिस पार्टी को रोका जा रहा है, ठीक है, दो पार्टीज हो गई। अब जिस पार्टी को रोका जा रहा है उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइडेबल। अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, और वो क्या भी कर सकता है, वो कंपनसेशन भी ले सकता है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो उसको नुकसान हुआ है, वो दूसरी जो पार्टी उसको रोक रही है ना, उससे वो कंपनसेशन भी ले सकता है। सेक्शन 54 क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ठीक है, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट पहले पूरा करना चाहिए था रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में, उसमें डिफॉल्ट हो गया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा दूसरे प्रॉमिस पे। When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has performed, the promisor of the promise last mentioned failed to perform it, such promisor cannot claim the performance of reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by non-performance of contract। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये ऑयल सप्लाई करेगा, ठीक है भी, और ए क्या करेगा, ग्राउंडनट, ठीक है, ये ग्राउंडनट मर्चेंट है। अब यहाँ पे ऑयल, ये जो भी ग्राउंडनट सप्लाई करता है उसी से ऑयल निकाल के ये आगे सप्लाई करता है, ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे ए है, वो अपने पार्ट पे ग्राउंडनट नहीं सप्लाई कर पा रहा, अब कल को ए क्या इससे ऑयल डिमांड कर सकता है, नहीं ना, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हुए हैं, इसी के कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे जब ये सप्लाई करेगा तभी ये ऑयल सप्लाई कर पाएगा। तो अब यहाँ पे ये सप्लाई नहीं कर रहा, तो ये तो इसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, प्लस ये क्या कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है जो उसको लॉस हुआ। ठीक है, दो चीजें हो गई। और सेक्शन 55 क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, effect of such failure when time is not essential, effect of acceptance of performance at the time other than agreed upon। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, हमने टाइम फिक्स कर रखा था, अगर उस टाइम वो टाइम एसेंशियल था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कई बार कुछ टाइम्स एसेंशियल है जिसके लिए हम सबसे अच्छी एग्जांपल लेते होते हैं कि अगर मान लीजिए एक लड़की की शादी है, लड़की की शादी के दिन ही उसको उसकी ब्राइडल ड्रेस ना मिले, तो वहां पे जो ड्रेस की डिलीवरी के लिए जो एसेंस है वो क्या है, टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम एसेंस है। इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज, अगर टाइम एसेंस है, तो दूसरी चीज क्या है कि अगर टाइम एसेंस नहीं है, एसेंशियल नहीं है, और तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे टाइम एसेंशियल था लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस हो गई है। ठीक है, तो हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ना है यहाँ पे।
पहली चीज क्या है, व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसेस टू डू अ सर्टेन थिंग एट और बिफोर a specified time, or certain things at or before specified times, or fails to do any such thing or before specified time, the contract or so much of that it has not been performed becomes voidable at the option of promisee if the intention of the party that the time should be essence of the contract. अब यहाँ पे क्या होगा, voidable होगा। वो पार्टी की मर्जी है कि उसने उसको void डिक्लेयर करवाना है कि नहीं करवाना, तो यहाँ पे voidable है। ठीक है। Effect of failure when time is not essential. If it was the intention of party that time should be of essence of contract, the contract does not become voidable by the failure to do such thing or before specified time, but promiser is entitled to compensation from the promiser for any loss occasioned to him by such failure. अब यहाँ पे अगर असेंस नहीं था लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल होगा, ये वॉइडेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है। और थर्ड क्या है, effect of acceptance of performance at time other than agreed upon. If in case of contract voidable on account of promiser's failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts performance of such promise at any time other than agreed, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by non-performance of promise at the time agreed, unless at the time of such acceptance he gives notice to the promiser of his intention to do so. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने एक्सेप्टेंस कर ली, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये कंपनसेशन नहीं क्लेम कर सकता। ठीक है, टाइम असेंस था लेकिन उसने एक्सेप्टेंस कर ली, फिर यहाँ पे ये कंपनसेशन नहीं क्लेम कर सकता। कंपनसेशन कब क्लेम कर सकता है, जब वो एक्सेप्टेंस कर रहा था सेम टाइम पे वो सामने वाली पार्टी को नोटिस दे कि मैं आपका एक्सेप्ट तो कर रहा हूं लेकिन जो मेरा नुकसान है मैं उसकी भरपाई करवाऊंगा। अगर उसने ये चीज बोल दी थी एक्सेप्टेंस के टाइम पे तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, अदरवाइज इस केस में वो कंपनसेशन नहीं ले सकता। अब सेक्शन 56 बात कर रहा है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग impossible or unlawful, compensation for loss through non-performance of act known to be impossible or unlawful. अब यहाँ पे हम दो impossibilities, इस पे प्री में क्वेश्चन बनता है, impossibility वाला क्लोज है ये, ठीक है। तो impossibility यहाँ पे दो तरीके की है, एक तो है इनिशियल, जो शुरू से ही हमें पता था कि जिस चीज के बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते, वो कर ही नहीं सकते ऐसा एक्ट, तो वो चीज क्या है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। और ये दूसरी क्या है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। जिस टाइम हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस टाइम हम उस एक्ट को पूरी तरह कर सकते थे, लेकिन बाद में किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो कमर्शियल हार्डशिप आ गई, चाहे कुछ ऐसा हो गया जो कि हमारे पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गया, तो वहां पे या लॉ ने उस चीज को, पहले लीगल था लेकिन लॉ द्वारा उस चीज को इलीगल बना दिया गया है, तो अगर ऐसे एक्ट की वजह से कोई एक्ट इम्पॉसिबल हो गया तो वहां पे क्या क्या होगा। ठीक है, सेक्शन 56 क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज इन इटसेल्फ इज वॉइड। जो चीज इनिशियली इम्पॉसिबल है वो वॉइड एब इनिशियो है, उसको हम कभी एनफोर्स कर ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। पहले वो चीज बिल्कुल सही थी, पॉसिबल भी थी या फिर वो लॉफुल भी थी, लेकिन बाद में वो इम्पॉसिबल हो गई। ठीक है, तो फिर वहां पे वो वॉइड हो, जिस टाइम पे वो इम्पॉसिबल हो जाएगा या अनलॉफुल हो जाएगा सेम टाइम पे वो वॉइड बन जाएगा। और इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस एक्ट नॉन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अब अगर कोई पर्सन ऐसी चीज का प्रॉमिस कर रहा है जिसका उसको पता है या रीजनेबल डिलीजेंस से उसको पता लग सकता था कि वो एक्ट
अनलॉफुल है या इम्पॉसिबल है। और प्रोमिसी को उसके बारे में नहीं पता था, तो वहां पे उसको कंपनसेशन देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे जो इनिशियल जो इंटेंशन होती है वो दोनों पार्टीज की सही होती है, तो वहां पे शायद कंपनसेशन ना देना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर रीजनेबल डिलीजेंस से हमें पता है कि आज के टाइम पे ये चीज सही है, लेकिन इन फ्यूचर इसको इम्पॉसिबल होना ही होना है या अनलॉफुल बन जाएगा ये चीज, तो वहां पे भी हो सकता है देना पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे तो कंपनसेशन देना ही देना पड़ेगा। सेक्शन 57 क्या कह रहा है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। अब यहाँ पे क्या है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस में एक चीज के लिए तो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बंदे ने तो जो प्रॉमिस किया वो लीगल है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट तो हमने लीगल किया एंड जो दूसरा किया है वो इलीगल किया, ठीक है। तो वहां पे जो लीगल वाला है वो तो सही है, वो तो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला प्रॉमिस है वो इलीगल है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। अब जैसे कि एक ने तो कहा कि मैं आपको राइस भेजूंगा, ए ने, बी ने उसके बदले में ओपियम भेजना किया, ठीक है। ओपियम इलीगल है और राइस का कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, तो इसको इन्फोर्स किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल, बीइंग इलीगल, यहां पे क्या है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ए ने बी को सप्लाई करना है या राइस 1000 रुपीज के लिए और ओपियम। अगर मैं राइस नहीं पहुंचा सका, मैं तो आपको अफीम भिजवा दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या है, राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और ओपियम वाला वॉइड है, ठीक है, वो एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है अपोर्शनमेंट ऑफ पेमेंट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट 2 है, उसमें कंसिडरेशन हो रही है। कंसिडरेशन में एक चीज तो हमने रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया कुछ एक्ट करने के लिए, या फिर हम क्या कहते हैं कि हम पेमेंट करेंगे। अब हमने पेमेंट्स की हैं, मान लीजिए किसी भी बिजनेस चल रहा है, वो जर्नली पेमेंट्स कर रहे हैं, एंट्री टू एंट्री पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे हम पेमेंट्स को कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में है अपोर्शनमेंट ऑफ पेमेंट्स। 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 59, 60, 61। 59 क्या कह रहा है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट इज टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, इनके बीच में मान लीजिए 3, 4, 5, 6 बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं और हर की एक अमाउंट फिक्स है। मान लीजिए इसकी 10,000 है, इसकी 10,500 है, इसकी 11,000 है, मान लीजिए ऐसा कुछ। और यहाँ पे बी ने एक दिन पेमेंट भेजी और उसने कहा कि जो मेरी 10,500 वाली एंट्री है ना, उसके अगेंस्ट में पेमेंट भेज रहा हूं। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडिकेट हुआ है, तो ये एंट्री की जो पेमेंट है वो क्लियर मानी जाएगी, बाकी की पेंडिंग समझी जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात। अब सेक्शन 60 क्या कह रहा है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट इज टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मान लीजिए यहाँ पे इन टोटल ए ने बी से कितने पैसे लेने थे? 55,000। बी ने मान लीजिए इसको 30,000 भेज दिया। किसी का 10,000 था, किसी का 10,500 था, किसी का 11,000 था, ठीक है। उसने इन टोटल 30,000 भेज दिया और कह दिया कि आप एडजस्ट कर लेना, देख लीजिए कैसे। तो अब यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि हमने कौन कौन सी एंट्रीज क्लियर करवानी है, तो वहां पे क्या होगा? तो अब यहाँ पे जो क्रेडिटर है वो अपनी मर्जी से कोई भी एंट्री को क्लियर कर सकता है। मान लीजिए
ये इसका जो ये एंट्री है ये इतनी पुरानी है कि अब लिमिटेशन पीरियड, अगर मान लीजिए इसने कोर्ट में इसको क्लेम करना हो तो लिमिटेशन पीरियड भी निकल चुका है। तो अब ये चाहे तो पहले इन एंट्रीज को भी क्लियर कर सकता है, जो बार्ड बाय लिमिटेशन है उनको भी पहले क्लियर कर सकता है। क्रेडिटर मतलब जिसने पैसे लेने हैं वो अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से पेमेंट्स को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। सेक्शन 61 क्या कह रहा है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। अब यहां पे ना तो ठीक है पार्टीज ने बताया कि कैसे पेमेंट्स हमने अप्लाई करनी है, चाहे वो बार्ड बाय टाइम है चाहे नहीं है, तो फिर वहां पे है सारी पेमेंट्स अभी कुछ पेमेंट्स मान लीजिए पहले की हैं कुछ अब की हैं, तो फिर वहां पे हम प्रोपोर्शनेटली उन चीजों को डेट्स को क्लियर कर लेंगे। सारी पेमेंट्स में से कुछ 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 हम क्लियर मान लेंगे। ठीक है, तो वो चीजें ऐसे होंगी। अब नेक्स्ट जो चंक है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड टू बी परफॉर्म्ड, नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। अब यहाँ पे सेक्शन 62 से लेके सेक्शन 67 तक है कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। यहाँ पे नोवेशन, रिसीशन और ऑल्टरेशन की बात हो रही है सेक्शन 62 में। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस लाके, कुछ नयापन लाके या रिसीशन करके पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर लिया या ऑल्टरेशन करके, तो हमने जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसमें चेंज कर लिया ना। अब हम नए वाले को परफॉर्म करेंगे, पुराने वाले को हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं इंडेप्थ में करवाऊंगी। प्रॉमिस में डिस्पेंस विद और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अब यहाँ पे प्रॉमिस ही है, अगर वो प्रॉमिस का कुछ पार्ट कह रहा है कि आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, देन वो चीज परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसीशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर उनको हम मतलब एक तरीके से कैंसिल कर देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, पहले अभी ये 3 कर लेते हैं। यहाँ पे जो नोवेशन, रिसीशन और ऑल्टरेशन का एक तो प्री में मीनिंग आ सकता है। ठीक है, या फिर ये आ सकता है कि नोवेशन से कौन सा सेक्शन डील कर रहा है, या इनके एनफोर्स मतलब ये सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ प्री। If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to rescind or alter it, the original contract need not to be performed। अब मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमने नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया या पुराने को कैंसिल कर दिया या कुछ ऑल्टरेशन कर दी तो हम पुराना नहीं निभाएंगे ना, परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, हम नए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। सेक्शन 63 क्या कह रहा है? प्रॉमिस में डिस्पेंस विद और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी। यहाँ पे प्रोमिसी ही है और प्रॉमिस को वो डिस्पेंस विद कर सकते हैं, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को डिस्पेंस विद कर सकता है। एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रिमिट होली और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस मेड टू हिम एंड मे एक्सटेंड द टाइम ऑफ सच परफॉर्मेंस और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट सेटिस्फेक्शन विच ही थिंक्स फिट। अब यहाँ पे 3-4 चीजें हैं। ठीक है, एक तो ये पूरा का पूरा रिमिट कर सकता है, होली रिमिट कर सकता है और इन पार्ट रिमिट कर सकता है, या फिर सेटिस्फाई हो सकता है जो चीज परफॉर्म की गई है कि ठीक है जैसे आपने परफॉर्म कर लिया मुझे वैसे ही मान्य है, मुझे और कोई परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, या उसके हिसाब से जो हमने प्रॉमिस किया था वैसे ही परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। या पूरा का पूरा भी वो रिमिट कर सकता है कि मैं ठीक है मैं माफ करता हूँ, आपको परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कोई कंपनसेशन नहीं क्लेम करूंगा। और इन पार्ट भी मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मुझे इस विंटर सीजन में
10 क्विल्ट्स बना के देनी है। अब विंटर का सीजन पूरा होता जा रहा है, सामने वाली पार्टी से अभी 5 ही तैयार हुई हैं, तो मैं कह रही हूँ ठीक है चलो 5 ही दे दीजिए, मुझे और की जरूरत नहीं है। या फिर मान लीजिए उन्होंने मैंने एक पर्टिकुलर चीज कही थी कि मुझे ऐसे ही तैयार करके देनी है, सामने वाली पार्टी ने उसको गलत तरीके से कर दिया, लेकिन मैं कह रही हूँ ठीक है चलो आपने जैसे भी कर दिया, कर तो दिया, मैं इसी से खुश हूँ, तो ये चीजें होगी। ठीक है, सेक्शन 64 क्या कह रहा है? Consequences of rescission of voidable contract. When a person at whose option a contract is voidable rescinds it, the other party thereto need not perform any promise therein contained in. When he is a promiser, the party rescinding a voidable contract shall, if he has received any benefit thereunder from other party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from whom it was received. अब कोई पर्सन जिसके बिहाफ पे, मतलब जिसके पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकता है और उसने उस पावर को यूज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर दिया, तो अब दूसरी पार्टी को उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर जिसने जो पार्टी रिसिंड कर रही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, अगर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ बेनिफिट्स लिए हैं, कुछ फायदा लिया है, तो वो दूसरी पार्टी को वो बेनिफिट्स वापस करेगी। ठीक है, सेक्शन 65 क्या कह रहा है? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइड। अब कोई ऑब्लिगेशन बतानी है कि अगर हमने कोई एग्रीमेंट जो कि वॉइड था या फिर वॉइड बन गया, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर कोई बेनिफिट ले लिया था, एडवांटेज ले ली थी, ठीक है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी होगी कि उसने उस एडवांटेज को दूसरी पार्टी को वापस करना है, या फिर अगर उसने उस चीज को एप्रोप्रिएट कर लिया, यूज कर लिया, तो फिर वो क्या करेगा, या फिर वो ऐसी सिचुएशन में आ गया कि अब वो उस चीज को वापस नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करेगा, वो कंपनसेशन देगा उस एडवांटेज के बदले में दूसरी पार्टी से। ठीक है, सेक्शन 66 क्या कह रहा है? मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब रिसिशन कैसे करने का मेथड क्या होगा, मतलब कम्युनिकेट कैसे करेंगे। ठीक है, जो हम प्रपोजल को रिवोक या कम्युनिकेट करने के लिए जो भी मेथड्स अपनाते हैं वो सब यहाँ पे अप्लाई होंगे। सेक्शन 67 क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ निगलेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। अगर जो प्रॉमिसी है वो निगलेक्ट कर रहा है या फिर रिफ्यूज कर रहा है प्रॉमिसर को कि वो, मतलब जो प्रॉमिसी है वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिसकी वजह से प्रॉमिसर अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, तो वहां पे प्रॉमिसर को नॉन परफॉर्मेंस के लिए हम जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, उसकी वो एक्सक्यूज हो जाएगा कि उसने क्यों नहीं परफॉर्म किया। नेक्स्ट है चैप्टर 5 ऑफ सर्टन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इनको हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेशंस बन जाते हैं कि जो कि कॉन्ट्रैक्ट के जैसे होते हैं। अब सेक्शन 68 है जो बात क्या कर रहा है? क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। अब हमने कैपेबिलिटी के लिए क्या किया था? एक तो एज होनी चाहिए उस बंदे की, एक वो लीगली साउंड होना चाहिए, ठीक है ना, ये दो चीजें थी मान लीजिए। तो अब मान लीजिए एक माइनर है, उसके पेरेंट्स नहीं है, प्रॉपर्टी उसके पास पड़ी है, तो वो प्रॉपर्टी को बेच वगैरह भी नहीं सकता ना, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या उसको देखो जीने के लिए, माइनर को जीने के लिए खाना पीना तो चाहिए, ठीक है, और मान लीजिए उसके पास घर भी है, तो खाने पीने के लिए तो उसको चाहिए ही चाहिए, उसको एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए ताकि वो
जब अडल्ट हो तो वो एक अच्छी लाइफ जी सके। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मान लीजिए तीसरा पर्सन है, सी है, जिसको इस पे तरस आ जाता है और वो इसको सब कुछ सप्लाई करता है, खाने पीने का सामान, उसको पढ़ाता भी है। ठीक है, तो अब ये एक इसकी नेसेसिटीज थी माइनर की, खाने पीने का सामान, उसकी एजुकेशन, है ना, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में है। अब जो इसको सप्लाई कर रहा है वो कल को क्लेम कर सकता है कि मैंने इस पे इतना खर्च किया है, मुझे इतना खर्च मतलब वापस दिया जाए। ठीक है, अब सेक्शन 68 की वर्डिंग में बता देती हूँ। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessities suited to his condition of life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of incapable person। अब मैंने आपको कहा था कि इसके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, मान लीजिए इस प्रॉपर्टी में से रेंट आता है, तो जो पर्सन इसको नेसेसिटी सप्लाई करता है, मान लीजिए सी कर रहा है, जो मैंने एग्जांपल दिया, तो वो जो इसका रेंट आ रहा है ना, उससे अपने जो उसने खर्चे किए हैं वो अपने आप को रीइंबर्स करेगा, वो उन खर्चों को इसमें से पूरा करेगा। ठीक है, लेकिन ये भी है, जितना उसने इस पे खर्च किया उतना ही ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं लेगा। Section 69, reimbursement of person paying money due by another in payments of which he is interested। अब यहाँ पे तो reimbursement है जो उसने necessity सप्लाई की है। अब यहाँ पे 3 पर्सन्स होंगे ना, सी। अब ए ने बी को कुछ पेमेंट्स देनी थी, लेकिन सी ए की किसी प्रॉपर्टी में उसका भी शेयर बन रहा था, एक प्रॉपर्टी है उसका भी शेयर बन रहा था सी का भी। तो अगर बी ए से कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है, भी मैंने आप पे इतनी मनी लगाई है या कुछ भी है, तो अब मुझे आप ये प्रॉपर्टी दे दीजिए। अब सी कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी जाएगी तो मेरी भी जाएगी, और उसने क्या किया, उसने बी का जितना भी पैसा था वो हिसाब क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे अब जो सी है वो ए से जो उसने पैसा बी को दिया है उसकी रीइंबर्समेंट ले सकता है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड था उसकी प्रॉपर्टी में, सी उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड था, उसका भी इंटरेस्ट था, तो उसने यहाँ पे बी को पेमेंट कर दी। अब लेकिन पेमेंट की है तो सी कहाँ से रीइंबर्समेंट लेगा, वो ए से ही लेगा। ठीक है, सेक्शन 70 क्या कह रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट्स। अब अगर ग्रेशियस एक्ट्स कौन से होते हैं, जो गिफ्ट वगैरह किया होता है। अगर हमने सामने वाले की हेल्प तो की है, लेकिन हमने ये सोच के नहीं की कि मैं कोई दान धर्म कर रहा हूं, मैं ये सोच के कर रही हूँ कि कल को मुझे रीइंबर्समेंट मिलेगी, या जो भी मैं खर्च कर रहा हूँ, ठीक है अभी इसको जरूरत है, लेकिन जो भी मैं खर्च कर रहा हूँ कल को मैं इससे वापिस ले लूंगी। तो वहां पे ऑब्लिगेशन क्या है, जिसपे वो खर्च किया जा रहा है। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग to him not intending to do graciously and such other person enjoys benefit of thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered। अब यहाँ पे माइनर की ही बात कर रहे हैं कि माइनर है, ए माइनर है, बी एक मान लीजिए एक उसका नेबर है और वो एक करियाना मर्चेंट है। उसको लगा कि अभी ये छोटा है तो इसको जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो सप्लाई करनी जरूरी है, लेकिन उसने ये चीज दया करके नहीं की, उसने सोचा है कि कल को मैं इसे ले लूंगा। तो अब उसने ग्रेशियसली नहीं की और ए ने उन चीजों का बेनिफिट उठाया, मतलब उसने उसको डेली रोटी प्रोवाइड हो रही थी तो वो उसने खाई है। अब उसको ये भी पता है कि वो इसलिए नहीं कर रहा कि ग्रेशियसली उसको कल को उसको पे करना पड़ेगा। तो जब
इसकी या तो अगर प्रॉपर्टी है वो इससे रिइंबर्समेंट ले सकता है, या फिर कल को वो इसका कंपनसेशन देगा। जब वो अडल्ट हो जाएगा तो वो इसको इसका कंपनसेशन देगा जितना भी उसने उस पे खर्च किया। ठीक है। सेक्शन 71 क्या कह रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी? A person who finds goods belonging to another and takes them into custody is subject to same responsibility as that of bailey। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ इक्वल टू बेली होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। यहाँ पे इसका सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके इक्वल होगी। सेक्शन 72 क्या कह रहा है? लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन। A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it। अगर A ने B को by mistake कुछ सप्लाई कर दिया, by mistake मतलब कुछ सप्लाई कर दिया, या उसको डरा धमका के B ने A को डरा धमका के कोई चीज ले ली थी, तो कल को A की क्या लाइबिलिटी बनेगी कि अगर बाय मिस्टेक है तो वो तो वापस करनी ही करनी है, और अगर कोर्जन है तो भी कल को अगर वो उस मतलब जब कोर्जन हट जाता है फिर वो उस चीज को वापस लेना चाहता है, क्योंकि हमने कहा था ना कि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो वो अगर चाहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा दिया जाए तो जो भी उसने बेनिफिट लिया, हमने पीछे भी पढ़ा है, जो बेनिफिट्स लिए हैं उसको वापस करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे उसने अगर कोई चीज ले ली है, डिलीवर उसको चीज हो गई थी, वो उसको वापस करनी ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है चैप्टर 6 जो बात कर रहा है ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी 3 सेक्शंस हैं जिसमें कि सेक्शन 73 बात कर रहा है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, और सेक्शन 74 बात कर रहा है कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड, और सेक्शन 75 बात कर रहा है कि पार्टी राइटफुली रिसिंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। अब अगर किसी पार्टी ने, 2 पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उनमें से एक पार्टी ने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो वहां पे क्या क्या किसकी क्या लायबिलिटी होगी और कैसे कितनी होगी उसके बारे में बात है। कि सेक्शन 73 बात कर रहा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, और या फिर हमने जो क्वाजी, यहाँ पे ये इतना पार्ट है ना, जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमने 68 टू लेके 72 तक पढ़े हैं, अगर उनमें भी हमने एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ऑब्लिगेशन अपने आप पे ले ली और हम उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी क्या लायबिलिटी होगी। या फिर हमने पहले ये भी मेंशन कर दिया कि अगर हम में से कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगी तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, इसको लिक्विडेटेड डैमेजेस भी कहते हैं। जो हमने पहले से ही फिक्स कर रखे होते हैं वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, चाहे नुकसान उतना हुआ है चाहे नहीं हुआ है। अगर हमने फिक्स कर लिया कि किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, तो करने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर कोई पार्टी अपनी तरफ से सही है, वो किसी सामने वाली पार्टी की वजह से दुखी होकर कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर रही है, तो वहां पे सामने वाली पार्टी का राइट नहीं है कंपनसेशन लेने का। यहाँ पे जो पार्टी रिसिंड कर रही है सामने वाली पार्टी से दुखी होके, तो उसका राइट है वो कंपनसेशन दे सके। अब 73 को इन डिटेल पढ़ेंगे। When a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the party knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसकी ब्रीच होने से, ठीक है, वो उससे दूसरी पार्टी से कंपनसेशन या लॉस ले लेगी, जो भी हुआ है उसके डैमेजेस को क्लेम करेगी।
जितना कि नेचुरली रोज हुआ उस पार्टी से, या फिर पार्टीज को पता है कि इतना नुकसान हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कंपनसेशन हमने कहा है कि जो नुकसान हो रहा है, तो वो रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस को नहीं हम काउंट करेंगे, हम वो काउंट करेंगे जो एक्चुअल में हो रहा है। ठीक है। और वहां पे दूसरा है कि कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ऑब्लिगेशन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में है और उसमें हमने डिस्चार्ज नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को, हमने खुद ऑब्लिगेशन ले ली थी, ठीक है, तो फिर वहां पे क्या है, वैसे ही उसको लॉस मतलब कंपनसेशन देना पड़ेगा जैसे उसने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। अगर हमने प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट किया होता, उसमें उसने जानबूझ के ब्रीच किया, वैसे ही उसकी लायबिलिटी बनेगी। सेक्शन 74 क्या कह रहा है, When a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in such case of such breach, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty, the party complaining of the breach is entitled, whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby, to receive from the party who has broken the contract the reasonable compensation not exceeding the amount so named, or as the case may be the penalty stipulated for। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने मतलब अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है, उसमें हमने पेनल्टी पहले ही फिक्स कर दी, चाहे उतना नुकसान हुआ है, चाहे मान लीजिए 10 रुपए का नुकसान हो गया, हमने पेनल्टी फिक्स की थी कि हम 1000 रुपीज लेंगे अगर नुकसान किसी ने भी ब्रीच किया। ब्रीच पे नुकसान तो हमारा 10 रुपए का हुआ है, लेकिन फिर भी हम 1000 रुपीज ही लेंगे। ठीक है। हो सकता है हमारा नुकसान 1500 का हो गया हो, लेकिन क्योंकि हमने एक अमाउंट फिक्स कर ली है, तो वहां पे वो चीज जितना हमने अमाउंट फिक्स किया वो ही देना पड़ेगा। और इसमें हम इंक्रीज इंटरेस्ट, हम ये भी, आपने कई बिजनेस ट्रांजैक्शंस देखी होंगी जिसमें लिखा होता है कि अगर आपने इतने दिन के बाद भी पेमेंट नहीं की तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ के इतना हो जाएगा। तो इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट भी एक पेनल्टी की स्टिपुलेशन हो सकती है। ठीक है। सेक्शन 75, अगर कोई पार्टी राइटफुली रिसिंड कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो सामने वाली पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस ले सकती है। मान लीजिए ए और बी हैं, ए प्रॉमिसर है, बी प्रॉमिसी है, लेकिन बी कुछ ऐसा कर रहा है कि ए अपना प्रॉमिस परफॉर्म ना कर सके। अब इस वजह से ए ने उसको कई बार नोटिस भेजे कि, लेकिन फिर भी बी जानबूझ के ए को कि मैं कल को इससे कंपनसेशन लूंगा, ए को परफॉर्म नहीं करने दे रहा। अब ए ने क्या किया, तंग आके कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर दिया। अब यहाँ पे विक्टिम कौन होगा, बी या ए? यहाँ पे विक्टिम ए है, तो ए राइटफुली इससे कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, जो इसको फायदा होना था उस कॉन्ट्रैक्ट से, या जो भी लॉस हुआ है वो सब ये बी से ले लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट है सेक्शन 75 तक वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट है हमारा इंडेमनिटी एंड गारंटी वाला चैप्टर, जो चैप्टर 7 है, सॉरी, वो सेल ऑफ गुड्स में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब वो पार्ट को हमने उन सेक्शंस को 176 से लेके 123 तक हमने रिपील करके सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो इंडेमनिटी एंड गारंटी पे करेंगे। थैंक यू।